साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आज हमारी है भाई कौन सी नंबर की क्लास, लेक्चर नंबर अपना 18 है, जिसका टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, महामारी और उसका प्रबंधन, पेंडेमिक और उसका मैनेजमेंट। ये आपके करंट अफेयर्स में डायरेक्ट दिया गया है, तो इसको अपन देख लेते हैं। ज़्यादा टफ टॉपिक ये है नहीं, सिंपल सा है, तो अपना कवर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अपना एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स अपने यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो देखते हैं कि भाई महामारी क्या होती है। ठीक है, महामारी क्या होती है, महामारी को पहले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं भाई पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक बोलते हैं, विश्वव्यापी रोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी रोग बोलते हैं। अब जो भाई ये पेंडेमिक है, महामारी है, ये क्या है, संक्रमण से होने वाली बीमारी। क्या है भाई, ये संक्रमण से होने वाली बीमारी है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलती है। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से फैलती है और एक देश से दूसरे देश में भी फैल जाती है, महाद्वीप में इस टाइप से ये फैल जाती है। बहुत ही बड़ी आबादी को ये प्रभावित कर देती है। जैसे कि अपने कोरोना वायरस आया था, तो सबको पता है भाई महामारी क्या होती है, पेंडेमिक क्या होती है। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपने को एग्जाम्पल पता ही है, जैसे कोरोना आया था सबसे पहले, तो यही याद है सबको। रिसेंटली प्लेग भी आया था पहले, और फिर हैजा भी आया था पहले। तो इस टाइप से कुछ रोग थे, तो ये आए थे ज़्यादातर, जो कि पेंडेमिक में आते हैं। ठीक है, अब जो है, तो ये जो भाई महामारी है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है अपने पास में जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया और क्या है, वायरस। इन दोनों से ही ये फैल जाता है। ठीक है, वायरस से भी फैलता है, विषाणु बोलते हैं हिंदी में वायरस को, तो वायरस से भी फैल जाता है। और बैक्टीरिया, ये जीवाणु अपन इसको बोलते हैं। तो इन दोनों की सहायता से ही भाई ये पेंडेमिक जो है, महामारी फैलती है। तो ये इसका प्रमुख कारण हो गया। ठीक है, ये फैलने के इसके कारण बता दिया, आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब जो चर्चित वैश्विक महामारी है भाई, ठीक है, जो चर्चा में है, तो सबसे पहला नाम तो कोरोना ही आएगा सबके दिमाग में। ठीक है, कोरोना आएगा। कोरोना ने सबको इतना परेशान कर दिया था, और कोविड-19। ठीक है, कोरोना आ गया, फिर प्लेग। ठीक है, प्लेग भी है, हैजा, एड्स और निपाह वायरस। तो इस टाइप से कुछ इसके एग्जाम्पल हैं भाई, किसके, पेंडेमिक के। ठीक है, अब जो चीन है भाई, क्या है भाई, जो चीन है, चाइना है, उसमें HMPV वायरस है। क्या है भाई, नया वायरस आया है HMPV। तो यहाँ पे देखो, इस बुक में थोड़ा सा ये गलत हो गया, इंग्लिश में HPMV लिखने में आ गया, तो इसको करेक्ट कर लेना। जिसके पास भी ये बुक हो, पता ही होगा कौन सी बुक है, जो देख रहे हैं जिनके पास है। तो HPMV वायरस हो गया ये। ठीक है, ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस। क्या लिखा है भाई, इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये क्या है, ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस, ये है भाई एक श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस है। क्या है भाई, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस है, जो पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। क्या किया गया था भाई, ये 2001 में, तो ये जो वायरस है ये 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। ये पैरामाइक्सोविरिडे, क्या है, पैरामाइक्सोविरिडे जो है इस फैमिली का हिस्सा है। और इसमें रेस्पायरेटरी जो सिंकाइटल है वायरस है। क्या है भाई, रेस्पायरेटरी सिंकाइटल वायरस जो है, RSV जैसे अन्य वायरस भी शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। और ये HMPV वायरस क्या करता है, तो ये भाई जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग हैं, उनके श्वसन संबंधी, जो सांस लेने संबंधी बीमारी है, उसका कारण बनता है। ठीक है, तो इसमें वही कोरोना जैसे ही लक्षण लगते हैं, सर्दी जुकाम जैसे। ठीक है, और ये तेज़ी से फैलता है। तो यही बात लिखी है, देखो लक्षण में यही लिखाया गया है। क्या लिखा है, आमतौर पर HMPV जो है, इसमें हल्के सर्दी जैसे लक्षण होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी आना और बुखार और गले में खराश। तो ये सब क्या है भाई, कोरोना में भी थे इसमें। ठीक है, सर्दी जुकाम वगैरह, खांसी थोड़ी बहुत। गंभीर मामलों में ये निमोनिया और ब्रोंकियोसोलाइटिस जो है, इनका कारण भी बन जाता है भाई। गंभीर मामलों में क्या है, ये निमोनिया भी बना सकता है आपके, और
ब्रोंकियोसोलाइटिस जो है इसका कारण भी बन सकता है। और ख़ासकर ये जो है भाई छोटे बच्चों में और बुज़ुर्ग जो हैं भाई इनमें फैलता है। एक तो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और एक बुज़ुर्गों को प्रभावित करता है ये। अब इसका निदान क्या है भाई, इसका उपचार क्या है, तो ये भी बता दो। तो इसका उपचार है, इसका पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट है। और या फिर अन्य वायरल डायग्नोस्टिक जो तरीके हैं उनसे भी आप इनका टेस्ट कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम इनका थोड़ा बहुत जो इलाज अपने पास संभव है वो कर सकते हैं। ठीक है। और कोरोना के बाद में ये जो है भाई इसके मामले HMPV के अपने यहाँ पर जो है 5 साल बाद में, अपने यहाँ पे नहीं सॉरी चीन में 5 साल बाद में चीन में इसके मामले देखे गए हैं। कब, जनवरी 2025 में। ठीक है, जनवरी 2025 में इसके कुछ मामले देखे हैं चीन में ही। चीन से ही कोरोना आया था, चीन में इसके ये मामले देखे गए हैं। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है ज़्यादा कि भाई ये कोरोना जैसा ही वायरस है। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस, ये याद रखनी है ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस। और पहली बार ये 2001 में नीदरलैंड में खोला था। और किसको प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन संबंधी बीमारी करता है। सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़ों को प्रभावित करता है। ठीक है। और इसका टेस्ट करने के लिए वही पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन मेटा इम्यूनो जो वायरस है ये हाल में चर्चा में है, यही बात ये लिखी गई है। 2025 की शुरुआत में चीन के उत्तरी प्रांतों में इसके मामलों में तेज़ी से वृद्धि आई है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। भारत में भी इसके कुछ मामले देखे गए हैं, जैसे कि कर्नाटक, गुजरात और कोलकाता में। भाई कहाँ कहाँ पे आ गया ये, एक तो कर्नाटक में आ गया, एक गुजरात में आ गया और फिर एक ये वही कलकत्ता में भी आ गया। ठीक है, तो 3 जगह पे इसके मामले देखे गए हैं। लेकिन जो अपनी सरकार है और स्वास्थ्य मंत्रालय इन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोविड-19 की जैसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये घोषित किया है किसने, ये सरकार की जगह आप कर्नाटक सरकार भी लिख सकते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने बताया है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर ये स्पष्ट किया कि ये कोविड-19 जैसी क्या है, महामारी नहीं है। ठीक है। और जो कर्नाटक सरकार है इन्होंने क्या किया है, तो कर्नाटक सरकार ने सितंबर 24 में क्या किया, सितंबर 24 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक महामारी जो एक्ट है, कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम है 2020, उसके तहत क्या किया, तो डेंगू है भाई, डेंगू की जो बीमारी है उसको क्या कर दिया, महामारी घोषित कर दिया। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है 2024 में किया है, किसको किया है, डेंगू को क्या घोषित कर दिया, तो महामारी। इतना सा याद रखना है। HMPV याद हो ही गया आपको, हो गया ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है भाई अपने पास, अब है mRNA वैक्सीन। क्या है, mRNA वैक्सीन है। अब जो mRNA वैक्सीन है ये एक नई टेक्नोलॉजी पे आधारित टीके हैं। क्या है भाई, ये mRNA वैक्सीन जो है ये नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टीके हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस या बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पारंपरिक वैक्सीन से अलग होते हैं। क्या होते हैं भाई, पारंपरिक जो है अपने ओल्ड वैक्सीन जो है उनसे ये अलग होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, तो इनमें क्योंकि इनमें कमज़ोर या मृत वायरस नहीं होता। क्या होता है भाई, इनमें कमज़ोर या मृत वायरस इनमें नहीं होता है। ठीक है। और इसके बजाय इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है भाई mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं भाई, कमज़ोर और मृत वाले वायरस नहीं लेके इसमें जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका यूज़ किया जाता है। जो क्या करते हैं, ये mRNA करते हैं भाई, जो शरीर को एक विशिष्ट प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भाई, शरीर को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं। ये जो प्रोटीन है ये वायरस का एक हिस्सा होते हैं, जिसे पहचान कर प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। क्या कर देती है भाई, अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। इस प्रोटीन वायरस का ये एक हिस्सा होते हैं। ये तो अपन को ये याद रखना है भाई, mRNA क्या है, एक नई टेक्निक है टीके के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं। और जो भाई रूस है, कौन है भाई, जो रूस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाल ही में क्या है, जो mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन को बनाई है और फ्री में जो है ये अभी इसको क्या कर रहे हैं, फ्री में उपलब्ध होगी। और इसके ट्रायल्स जो हैं इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है,
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई mRNA की जो है वैक्सीन बनाई किसने, तो रशिया वालों ने बनाई है और फ्री में ये इसको क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अभी इसके ज़्यादा ट्रायल्स जो है उसकी जानकारी अपन को नहीं मिली है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। लू तापघात क्या है भाई? लू तापघात जो है इसको क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक। ये एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो तब होती है जब शरीर का जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? अपने शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है और गर्मी के मारे जो बहुत ज़्यादा ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाए तो उसी को अपन तापघात बोलते हैं या फिर हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ये अपने तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं और आमतौर पर गर्म मौसम में या अत्यधिक शारीरिक गतिविधि करने के दौरान ये होता है। ठीक है, तो इसको तो आप सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा, ये क्या है भाई? तो ये आई है 23 दिसंबर 2024 को। अब इसके लिए भाई आपदा प्रबंधन विधेयक आया है 2024 में। तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक आया 2024 में। भारत सरकार द्वारा जो है भाई आपदा प्रबंधन एक्ट था 2005 वाला, उसमें क्या किया है? संशोधन किया गया। 2005 वाले एक्ट में संशोधन किया है 2024 में। ठीक है, तो संशोधन के लिए ये पेश किया गया एक विधेयक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को और प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। क्या करना है भाई? आपदा प्रबंधन को और प्रभावी, इफेक्टिव बनाना है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाना है और जवाबदेह भी बनाना है। और साथ ही बदलते समय और जलवायु परिवर्तन के कारण जो बढ़ती हुई आपदाएं हैं इनसे निपटने के लिए जो ढांचा है उसको भी मजबूत करना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन विधेयक हो गया। संशोधन वाला आया है 2024 में, पहले वाला था 2005 में। इसका एम क्या है? तो एम है इसको इफेक्टिव बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और जवाबदेह बनाना। ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं, आगे चल सकते हैं। खसरा रुबेला क्या है भाई? खसरा रुबेला ये दोनों बीमारी है। अब ये WHO, तो WHO की फुल फॉर्म सबको पता ही होगा इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में यहाँ लिखी गई है भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO। इसने क्या किया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र से जो खसरा और रुबेला है दोनों बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक टारगेट इन्होंने डिसाइड किया भाई WHO ने। तो ये टारगेट इन्होंने डिसाइड किया 2026 तक। कब तक का टारगेट रखा कि इन दोनों बीमारियों को हम 2026 तक, मतलब अगले साल तक क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये इन्होंने टारगेट रखा है WHO वालों ने। यह निर्णय जो है 77वीं जो क्षेत्रीय समिति सत्र था, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, वहाँ पे लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया कि भाई 2026 तक जो है भाई खसरा और रुबेला बीमारी इनको यहाँ पे अपन ख़त्म कर देंगे। 77वीं क्षेत्रीय समिति में ये निर्णय लिया, नई दिल्ली में आयोजन हुआ, जहाँ पे सदस्य देशों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्प अपनाए। पहले ये लक्ष्य 2023 तक निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण और निगरानी में आए व्यवधानों के चलते इसको आगे बढ़ा दिया। तो पहले तो भाई इसका टारगेट क्या था अपने कि भाई 2023 में कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें 3 साल और जोड़ दो तो 2026 में ख़त्म होगा, क्योंकि पहले तो कोरोना ही चल रहा था तो सब परेशान थे। तो अब इसको 3 साल और बढ़ा दिया है कि भाई अब खसरा रुबेला पे अब आराम से ध्यान दे लेंगे, क्योंकि कोरोना तो अभी चला गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अब भारत का जो लक्ष्य है भाई, भारत का लक्ष्य जो है वो है 2025 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करना। ये तो किसका है भाई? WHO का है। तो इसको ध्यान से देखो भाई, भारत तो चाहता है कि अब इस साल ही क्या कर दे, 2025 तक ही खसरा को और रुबेला को ख़त्म कर दें, और WHO बोल रहे हैं कि हमें तो 1 साल और चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ख़त्म करना बड़ी बात है। तो 1 साल और जोड़ दो आप, तो हमें 2026 तक ही ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा WHO वाले बोल रहे हैं। भारत में स्थिति क्या है भाई? तो खसरा की जो स्थिति है, यह बच्चों में एक प्रमुख संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से फैलता है खसरा। ठीक है, 2010 से पहले भारत में हर साल 1 से 1.5 लाख जो बच्चे, 1 से 1.5 लाख बच्चे जो थे, इनको खसरे के मामले में हज़ारों मौतें भी दर्ज होती थी। और टीकाकरण के बाद भी ये काफ़ी संख्या में अभी कमी हुई है। क्या है? अब टीके लग जाते हैं खसरे के, तो थोड़े से क्या है, ये जो रिजल्ट हैं ये कम हुए हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्ण रूप से हमने क्या है, इसको ख़त्म नहीं किया अभी खसरे को, इसलिए 2025 तक का लास्ट टाइम है अपने पास कि हम इसको आराम से यहाँ पे हटा दें। ठीक है, अपने भारत से वर्ल्ड लेवल पे 1 साल और लगेगा। ठीक है, तो 2026 में। अब आगे क्या है? तो आगे है भाई रुबेला वायरस। ये गर्भवती महिलाओं में जन्मजात रुबेला सिंड्रोम
क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें जन्मजात रूबेला जो सिंड्रोम है उसका कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल 40,000 से अधिक बच्चे जन्मजात दोष के साथ पैदा होते हैं। ठीक है भाई, जन्मजात दोष के साथ पैदा होते हैं। तो इसमें जैसे कि बहरापन आ जाता है, अंधापन आ जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखना है कि रूबेला को और खसरा को जो है भाई 2036 तक तो वर्ल्ड लेवल पे ख़त्म करेंगे, 2025 तक भारत वाले ख़त्म करेंगे किसको, खसरा को। ठीक है, आ जाओ अब आगे। आगे क्या है, हैजा रोधी ओरल टीका। क्या है, हैजा रोधी ओरल टीका है, OCV है। ठीक है, OCV हिलकोल है इसका शॉर्ट में नाम यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है भारत बायोटेक जो कंपनी है, कौन सी, भारत बायोटेक जो कंपनी है, उन्होंने हैजा के खिलाफ एक नया ओरल टीका OCV जिसका नाम क्या रखा है भाई, तो इसका नाम रखा है हिलकोल। क्या नाम रखा, हिलकोल BBV-131। क्या नाम रखा, हिलकोल BBV-131। इसको लॉन्च किया है। ठीक है, किसने, भारत बायोटेक ने। और जो ये भारत बायोटेक है, इन्होंने ही जो अपने कोरोना की वैक्सीन थी कोवैक्सीन ये बनाई थी। ठीक है, भारत बायोटेक ने। ये अभी हम आगे जब कोरोना वाला पढ़ेंगे तो आराम से देख लेंगे। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भारत बायोटेक वालों ने ही ये कोवैक्सीन की थी। और ये हिलकोल जो है भाई, हिलकोल किसके लिए, हैजा के लिए। हिलकोल हैजा, ऐसे हिलकोल ऐसे हैजा। ठीक है, BBV-131 को लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक। और यहाँ पे आप V और लगा दें और 131। ठीक है, ये तो हो गया। तो भारत बायोटेक भी साथ में याद हो गया, और जो नाम है भाई इसका BBV-131 भी याद हो गया। और हैजा के लिए है तो हैजा से हिलकोल भी आपको आई होप याद हो गया होगा। तो जो हैजा के नए स्ट्रेन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी और सभी एज ग्रुप के लिए ये क्या है, सेफ़ है। ठीक है, सभी एज ग्रुप के लिए सेफ़ है। इस टीके का नाम आपको ये याद करवा ही दिया है, जैसे हिलकोल, हिलकोल BBV-131। ठीक है, निर्माता कौन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है। टीके का टाइप क्या है, टीके का टाइप है ओरल हैजा वैक्सीन है, OCV है। ठीक है, ये हो गया OCV से क्या भाई, ओरल हैजा। ठीक है, ओरल हैजा वैक्सीन। ठीक है, तो ये OCV हो गया। और सिक्योरिटी सभी एज ग्रुप के लिए सेफ है। खुराक कितनी लेनी है भाई, तो खुराक जो है दो खुराक लेनी है 14 दिनों के अंतराल में। ठीक है, 14 दिनों में अपन को 2 खुराक लेनी है। इसका एम क्या है कि जो हैजा के नए स्ट्रेन है उनके खिलाफ जो है प्रतिरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि भाई हैजा के लिए क्या किया है, हैजा के खिलाफ एक नया ओरल जो है वैक्सीन OCV को डेवलप किया, जिसका नाम अपन ने क्या रखा है, नाम रखा है हिलकोल। इंग्लिश में पूछे मतलब तो BBV-131। BB से आपको भारत बायोटेक भी याद हो जाएगा, हैजा के लिए है, हिलकोल याद हो जाएगा। सभी एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है। 2 खुराक लेनी है 14 दिन के गैप में। ठीक है, अब आ जाओ MVA-BN। क्या है, MVA-BN वैक्सीन। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है भाई ये एक तीसरी पीढ़ी का टीका है, जो क्या है, मूल रूप से चेचक, जो भाई चेचक है, स्मॉल पॉक्स, इसके खिलाफ सिक्योरिटी के लिए डेवलप किया है। क्या किया भाई, ये MVA-BN। अब इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, देखो, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा विवेरियन नोरेडिक। क्या है भाई, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा विवेरियन नोरेडिक इसका पूरा नाम है। चेचक के लिए ये डेवलप की गई है। ठीक है, और 2022 के जो वैश्विक मंकी पॉक्स के प्रकोप के बाद में इसको प्रभावी पाया गया था, इसलिए WHO ने भी क्या है, दिसंबर 2024 में मंकी पॉक्स के लिए पहला प्री क्वालिफाइड टीका इसको घोषित कर दिया था। किसको, MVA-BN वैक्सीन को। किसके लिए है, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए है। हैजा के लिए क्या देखा था, तो हैजा के लिए अपन ने ये देखा ही था अभी, हिलकोल BBV-131। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आगे, तो ये जो है भाई 18 एज से ज़्यादा वाले व्यक्तियों के लिए, और इसको जो 4 सप्ताह के अंतराल पे दो वैक्सीन लगाई जाएगी, 4 वीक्स के अंतराल पे लगाई जाएगी। ठीक है, 2 वैक्सीन। ये डेनमार्क की कंपनी है, बावरियन नॉर्डिक। क्या है, बावरियन नॉर्डिक, इसके द्वारा निर्मित की गई है। डेनमार्क की कंपनी है, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। कौन सी वैक्सीन बनाई है, तो ये बनाई है भाई MVA-BN वैक्सीन। MVA-BN वैक्सीन। तो लास्ट में जो भाई ये BN दिख रहा है, ये BN कंपनी का ही नाम है, ये BN। ठीक है, बावरियन नॉर्डिक।
अब आता है मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स जो वायरस है ये WHO के द्वारा इसको नाम दिया गया है, शॉर्ट में एम पॉक्स दे दिया। अपन ने तो यहाँ पे मंकी पॉक्स हो गया, लेकिन इन्होंने WHO ने क्या किया और शॉर्ट में कर दो तो एम पॉक्स दे दिया। ये एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस MPXV के कारण होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। और ये जो है भाई बीमारी जूनोटिक है, मूल रूप से जूनोटिक है। यह जानवरों से इंसानों में फैलती है। क्या है भाई, जानवर से इंसानों में फैलती है, लेकिन अब तक यही देखा गया कि मानव से मानव संचरण के कारण ही फैल रही है। जानवर से इंसान में भी फैल सकती है, लेकिन अभी तक तो जो देखा गया है भाई मानव से मानव में ही फैल रही है। अब आ जाओ मारबर्ग वायरस पे। तो मारबर्ग वायरस क्या है, ये वायरस जो है भाई खतरनाक वायरस है, दुर्लभ टाइप का है, और इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, मारबर्ग डिजीज़, ठीक है, MBD का कारण बनता है। और ये जो है भाई वायरस फिलाविराडे, क्या है, फिलाविराडे जो परिवार है उससे संबंधित है। मारबर्ग वायरस की खोज 1967 में हुई थी और जर्मनी में मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में एक साथ इसके प्रकोप देखे गए थे। और जो है अफ्रीकी हरे बंदरों के संपर्क से ये फैला था, ठीक है। और हाल ही के प्रकोप इसके देखे गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मारबर्ग वायरस की। तो रवांडा 2024 जो है यहाँ पे देखा गया, सितंबर 2024 में रवांडा जगह है, वहाँ पे इसका पहला प्रकोप देखा गया। 66 मामले हुए, 15 लोगों की मौत हो गई, 23% मृत्यु दर हो गई, मतलब, ठीक है। 20 दिसंबर 2024 को ख़त्म घोषित किया। तंजानिया 2025 जो है तंजानिया में हुआ, फिर अभी 2025 में, रवांडा में तो 2024 में हो गया, और तंजानिया में अभी 25 में हुआ है, जनवरी में ही। तो जनवरी में तंजानिया के कागेरा क्षेत्र में जो है इसके 10 मामले सामने आए, जिसमें से 2 पुष्ट हैं, 8 संभावित है, और इसमें 100 मृत्यु दर के साथ ये प्रकोप शुरू हुआ है। 13 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। जनवरी में शुरू हुआ, 13 मार्च को ख़त्म हुआ है। और निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण भी किया है। तो निपाह वायरस जो है इसके टीके का पहला मानव परीक्षण यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जनवरी 24 में शुरू किया गया। कौन सा, निपाह वायरस के लिए पहला मानव परीक्षण, ठीक है। किसने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। तो मुझे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप देख सकते हो। निपाह वायरस जो है एक घातक जूनोटिक बीमारी है जो क्या है, चमगादड़ों से फैलती है। क्या है, चमगादड़ों से फैलती है, फ्रूट बैट से फैलती है, ठीक है। तो रवांडा याद रखना है, रवांडा में 2024 में सितंबर में फैला था, ठीक है, पहले फैला था। फिर तंजानिया में आया 2025 में जनवरी में, कांगेरा क्षेत्र में, और फिर 13 मार्च 2025 को ये समाप्त हो गया। फिर इसके बाद में निपाह वायरस की बात करते हैं। तो निपाह वायरस जो है भाई पहला मानव परीक्षण करेंगे इसके लिए, ठीक है, निपाह वायरस के टीके के लिए। कब करा, तो ये जनवरी 2024 में किया, जनवरी 2024 में किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने किया है, ठीक है। जूनोटिक वायरस है और चमगादड़ों से फैलता है ये, ठीक है। अब वैक्सीन आ जाओ, कोल्ड चेन। वैक्सीन कोल्ड चेन क्या है, तो वैक्सीन कोल्ड चेन जो है एक ऐसी प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि टीके अपने निर्माण स्थल से लेकर के जो है स्थान जैसे अस्पताल, क्लिनिक तक सही तापमान पर संग्रहित और परिवहन किए जाएं, ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे। अब आपको पता होगा कोई भी वैक्सीन होती है तो उसको क्या है, उनका टेम्परेचर फिक्स रहता है कि इतने से इतनी डिग्री पे ही वो काम करेगी, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो यही बोला है कि भाई जो ये वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इसको क्या रखें, अच्छे से रखें, जिससे जो भी अपन वैक्सीन को इधर उधर ले जाते हैं अस्पताल, क्लिनिक तक, तो संग्रहित और ट्रांसपोर्ट उसका अच्छे से किया जाए। इसके लिए ये जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन का जो महत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ की विशाल आबादी, विविध भौगोलिक स्थिति और गर्म जलवायु इसको चुनौती देती है। अब अलग अलग जगह क्या है, टेम्परेचर कभी कहीं ज़्यादा होता है, कभी कहीं बहुत ही कम होता है, तो इसको क्या है सेफली ले जाना बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में वैक्सीन को। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में बड़ी चुनौती का काम है ये जो है यहाँ, यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये आप देख लेना कि भाई UNDP और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के बीच में जो है भाई भारत में इसको लेकर क्या हुआ था, MOU साइन हुआ था। और इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व है पशु टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित करना जरूरी होता है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। बी पाम रेजिमेन क्या है? बी पाम रेजिमेन ये क्या है? दवा प्रतिरोधी तपेदिक के इलाज के लिए है, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके इलाज के लिए ये है बी पाम रेजिमेन जो है ये अपन ने बनाया है यहाँ पे। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें 6 महीने की जो है 6 महीने का पूरी तरह से जो है ओरल उपचार इसमें शामिल है, जिसमें 4 तरह की तो दवाइयाँ शामिल है। वही 6 महीने का कोर्स है, 4 तरह की दवाइयाँ शामिल है। किसमें? बी पाम में। किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक रोग के लिए है। भारत सरकार ने सितंबर 2024 में बी पाम रेजिमेन को क्या किया है? नेशनल टीबी जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है अपना, उसके तहत लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो मुझे ये वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये अभी 2025 में जो है भाई बात कर रहे हैं कि 2025 तक अपने टीबी मुक्त हो जाएगा, तो इसी के लिए ये बनाई है भाई इन्होंने बी पाम रेजिमेन जो है ये दवा तैयार की है। 6 महीने का कोर्स रहेगा, 4 तरह की इसमें दवाएँ रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसको नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में भी शामिल किया है। अब आ जाओ भाई कोविड-19 पे। कोविड-19 सबको पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड-19 की फुल फॉर्म है भाई कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़ है। अब कोविड-19 का कारण क्या है? तो कोविड-19 का कारण सबको पता है भाई, वायरस है। वायरस का नाम क्या है? ये भी सबको रटा होगा कि SARS-CoV-2 है। क्या है? SARS-CoV-2 है इसका वायरस का नाम। इस सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इस सार्स की फुल फॉर्म है। और आरएनए जो है, आरएनए टाइप का ये एक वायरस है। वायरस का टाइप पूछ सकता है तो आरएनए टाइप का है। आरएनए की फुल फॉर्म पता ही होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो वायरस है भाई ये फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे कि भाई कोविड-19 की फुल फॉर्म देख ली। कारण क्या है? तो वायरस है। वायरस भी कौन से टाइप का? आरएनए टाइप का। ठीक है, आरएनए टाइप का वायरस है। नाम क्या है? तो नाम बता दो, SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम है। संक्रामक बीमारी है, ये सबको पता ही है। ठीक है, संक्रामक बीमारी है, खूब अच्छे से सबको पता है ये तो। और ये जो नाम है भाई कोविड-19 तो कोरोना वायरस का ही नाम है। तो ये जो कोविड-19 आधिकारिक नाम दिया है तो ये नाम दिया था WHO ने। तो WHO ने ये नाम दिया है कब इनको भाई? तो ये दिया था 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, 11 फरवरी 2020 को ये कोविड-19 नाम दिया है WHO ने। ठीक है, अब कोविड-19 टेस्ट की बात करने से पहले हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो कोविड-19 है इसका चलो फुल फॉर्म तो अपन ने देख ही लिया। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये तो CO है। ठीक है, कोरोना से तो क्या हो रहा है? CO। ठीक है, ये CO हो गया। और VI से ये वायरस हो गया और D से ये डिजीज़ हो गया। ठीक है, और 19 से क्या है? 19 का मतलब 2019। ठीक है, 2019 वर्ष ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाओ टेस्ट पे। तो अब टेस्ट करेंगे भाई, तो टेस्ट क्या करेंगे? RT-PCR टेस्ट किए हैं। इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ठीक है, PCR की सबको याद ही होगी, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन है। RT की याद रखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह एक मोलिकुलर टेस्ट है। क्या है? मोलिकुलर टेस्ट है। ये नाक और गले के जो स्वाब है उसका नमूना लेके RNA की जांच करते हैं इसमें। ठीक है, ये सबको पता ही होगा। और क्या कर सकते हैं? RT-PCR तो कर ही सकते हैं, एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले इस वायरस का सबसे पहला केस जो है कहाँ पे देखा गया था? चीन के वुहान शहर में, सबको पता है, दिसंबर 2019 में। 30 जनवरी 2019 क्या है? 30 जनवरी 2020 इसको क्या किया? WHO द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ जो है इमरजेंसी, क्या है? पब्लिक हेल्थ जो इमरजेंसी है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्या है? इंटरनेशनल कंसर्न इसको घोषित कर दिया गया था कब? 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल नहीं, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको घोषित किया था 30 जनवरी 2020 को। किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और 30 जनवरी 2020 को ही भारत में कोरोना का पहला केस आया था, जो कि एक मेडिकल छात्रा का था, वुहान से केरल आई थी। क्या हुआ था भाई? वुहान से केरल आई थी ये छात्रा, तब जाके इसकी पुष्टि हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी को। अब 11 मार्च 2020 को क्या हुआ? 11 मार्च 2020 को
जो है WHO ने इसे पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है, WHO ने क्या कर दिया था, 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया था। ठीक है, और ये केरल के भी कहाँ से बिलोंग करती थी ये छात्रा, तो ये केरल के त्रिशूर से। ठीक है, त्रिशूर में ये मामला मिला था और चीन में ये पढ़ रही थी छात्रा, चीन के वुहान क्षेत्र में। तो वापस घर लौटी थी 30 जनवरी 2020 को, तो वहाँ से कोरोना लेकर ही आई थी। ठीक है, तो ये मामला सबसे पहले तब देखा गया था। ठीक है, अब 11 मार्च 2020 को क्या हुआ, 11 मार्च 2020 को WHO ने क्या कर दिया, इसको पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है, WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया 11 मार्च 2020 को। फिर 12 मार्च 2020 को क्या हुआ, तो 12 मार्च 2020 को जो है भारत में कोरोना से पहली मृत्यु हो गई कर्नाटक में। कहाँ पे हो गई भाई, पहली मृत्यु हो गई कर्नाटक में। और जगह का नाम स्पेशली पूछे तो कलबर्गी याद रखो, कर्नाटक में कलबर्गी में जो है भाई पहली मृत्यु का मामला सामने आया अपने भारत में कोरोना से। ठीक है, और ये जो व्यक्ति थे भाई कलबर्गी में जो मृत्यु हुई है, ये आए थे सऊदी अरब से वापस। ठीक है, सऊदी अरब से वापस आए थे 12 जनवरी को, इसलिए ये यहाँ पे कोरोना ले आए ये भी, तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक, 13 मार्च 2020 को ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में भारत सरकार द्वारा ऐड कर दिया गया। 22 मार्च 2020 को जो अपने मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, इन्होंने जनता कर्फ्यू का क्या कर दिया, घोषित कर दिया। सुबह 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया। 22 मार्च 2020 को क्या है मतलब पूरी तरह से जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया था, स्कूल कॉलेज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आराम से बंद हो गई थी। तो लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, जनता कर्फ्यू लगा दिया था 22 मार्च 2020 को। ठीक है, और पंजाब राज्य ने जो है सर्वप्रथम पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। पंजाब ने क्या किया था, पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था सबसे पहले। और हरियाणा राज्य जो है उसने क्या किया था, हरियाणा ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था कोरोना वायरस को। ठीक है, और क्या हुआ, 25 मार्च से जो 14 अप्रैल 2020 है, इसमें भारत में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन को 3 बार और आगे बढ़ाया गया। ये 31 मई तक चला, कुल 68 दिन। ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन का फेज ये हो गया। ठीक है, इसमें 3 बार इसको आगे बढ़ाया गया। फिर 1 जून से 30 जून तक चला। ठीक है, अनलॉक 1.0। फिर भारत में महामारी अधिनियम 1897 में बना था, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। और 23 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, तो 23 अप्रैल जो है भाई 2020 को, तो इस दिन जो है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश जो है इसको मंजूरी मिली। क्या हुआ भाई, तो इस दिन 23 अप्रैल 2020 को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। फिर 21 सितंबर आ गया, 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक जो है ये संसद में पारित हुआ। और कोविड-19 जो है इसको पहली बार सबसे पहले मतलब महामारी घोषित करने के लिए हरियाणा का नाम आता है, बता ही दिया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य अपना राजस्थान है। कोरोना के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब, बता ही दिया। कोविड वैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला देश ब्रिटेन है। ठीक है, 2 दिसंबर 2020 को फाइजर यूएस और बायोटेक जर्मनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो है इसे सामान्यतः फाइजर वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फाइजर वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन के लिए पहले 3 चरणों में ट्रायल होते हैं। WHO ने भी क्या है, WHO जो है इन्होंने भी फाइजर वैक्सीन को सबसे पहले 31 दिसंबर 2030 को मान्यता दे दी थी। अब कोविड-19 के कारण जो इमरजेंसी लगाने वाला सबसे पहला देश है वो जापान है और इथोपिया है। कोविड वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला पहला देश है रसिया। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फ्री वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है घाना। तो जितना आपको याद रहे वो उतना याद रखें। अब कोरोना चला गया है वैसे तो, पर अब इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं क्योंकि अपने टॉपिक ही लिमिटेड है, महामारी और प्रबंधन। तो कोरोना में उसको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसकी मर्जी होगी तो वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अभी तो और है। कोरोना में पूरी वयस्क आबादी का पूर्णतः टीकाकरण करने वाला पहला देश था जिब्राल्टर। भारत में सबसे पहले मंजूरी मिलने वाली कोरोना वैक्सीन कौन कौन सी थी भाई, तो एक तो कोविशील्ड थी और एक कोवैक्सीन थी। ठीक है, कोविशील्ड का निर्माण जो है भाई ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने किया था। क्या है भाई, एक तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी और एस्ट्राजेनेका कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर किया।
और भारत में पूछे तो भारत में पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट, इनका अहम सहयोगी है। भारत में इनका सहयोगी कौन था? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो इनका अहम सहयोगी रहे थे। और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है? तो आधार पूनेवाला है। ठीक है, अब कोवैक्सीन की भी बात कर ले। कोविशील्ड की तो कर ली, कोविशील्ड की कर ली। कोवैक्सीन जो है ये भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन थी, जिसका विकास भारत बायोटेक और ICMR, क्या है भाई? भारत बायोटेक और जो ICMR है इनके द्वारा किया गया। ICMR मतलब ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद के द्वारा और भारत बायोटेक के द्वारा मिलके अपने यहाँ पर ही पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन बनाई गई थी। और कोवैक्सीन तो यहाँ पे बनाई, कोविशील्ड जो है ये अपने बाहर से ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई थी। और भारत में अपन ने हेल्प ज़रूर की थी इनकी, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब स्पुतनिक, तो स्पुतनिक जो है ये तीसरी वैक्सीन है भारत में मंजूर की जाने वाली कोरोना के लिए। रशिया वालों ने इनको डेवलप किया है। जायकोव डी क्या है? जायकोव डी भारत में 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए मंजूर की गई पहली कोरोना वैक्सीन है। ठीक है, तो अपने जो भी वैक्सीन लगी थी 18 से ज़्यादा वालों को ही लगी थी। ठीक है, इसका विकास जो है जायडस कैडिला ने किया था। ठीक है, जायकोव डी का विकास किसने किया? जायडस कैडिला ने किया है। प्लाज्मा थेरेपी में भी कोविड के जो इलाज है इसके इस्तेमाल के लिए किए गए हैं। देश में प्रथम प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन जो है 2 जुलाई 2020 को दिल्ली में किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भाई प्लाज्मा बैंक का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पहले वाले का, तो पहले वाले का दिल्ली में किया है, दिल्ली राजधानी है, तो ध्यान में डायरेक्ट भी रख सकते हो कि भाई दिल्ली में ही होगा बड़ा काम, तो पहले नंबर का काम। तो प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कर दिया दिल्ली में और 2020 में। ठीक है, इजराइल जो है, इजराइल 15 जून 2021 को खुद को मास्क मुक्त देश को घोषित कर लिया इन्होंने। भाई इजराइल वालों ने 15 जून 21 को ही जो है खुद को मास्क मुक्त देश को घोषित कर लिया। अब भारत में कोविड टीकाकरण की भी बात कर ली जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो कोविड टीकाकरण में जो है 16 जनवरी 2021 से ये कार्यक्रम अपने यहाँ पे शुरू हुआ। क्या हुआ? भारत में कोविड-19 का टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। और एम्स के जो मनीष कुमार है इनको पहली वैक्सीन लगी थी। ठीक है, पहली वैक्सीन किसको लगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एम्स के मनीष कुमार को पहली नंबर की वैक्सीन लगाई गई थी। ठीक है, और पहले चरण में जो है ज़रूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई थी। ठीक है, पहले चरण में इनको लगा दी। दूसरे चरण में जो है 1 मार्च 2021 से ये टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मार्च 2021 से दूसरा वाला फेज शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें क्या रहा फिर? तो ये दूसरा वाला कब शुरू किया? डायरेक्ट ही पूछेगा आपसे। दूसरा चरण शुरू किया भाई 1 मार्च 2021 को। पहला कब? पहला जनवरी में कर लिया, 16 जनवरी को। फिर 1 मार्च को आ गया 21 में। फिर 1 महीने बाद में 1 अप्रैल 2021 को तीसरा वाला शुरू कर दिया। और फिर अप्रैल के बाद में डायरेक्ट आ जाओ 2022 में। 10 जनवरी 2022 को क्या किया? तो 10 जनवरी जो 2022 है उसमें इन्होंने भाई बूस्टर डोज लगाने शुरू कर दिए। क्या कर दिए? बूस्टर डोज जो है इसकी शुरुआत कर दी। पूरी वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला जो गांव है वो है वेयान गांव, जम्मू कश्मीर का। पूरी वयस्क आबादी ने यहाँ पे टीका लगवा लिया था। पहले नंबर पे ये गांव बन गया था वेयान गांव, जिसने पूरा टीका लगवा लिया था। पहला शहर पूछे तो भुवनेश्वर बताना है। पहला राज्य पूछे हिमाचल प्रदेश। पहला UT पूछे अंडमान निकोबार। ठीक है, तो क्या क्या देखा वापस देखो फटाफट से। पहला जो गांव है भाई पूरा टीकाकरण वाला वो तो वेयान का जम्मू कश्मीर हो गया। पहला शहर हो गया भुवनेश्वर। पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। और UT क्या हो गया? तो UT हो गया अंडमान एंड निकोबार। टीका उत्सव जो है भाई, टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल तक चलाया गया। कब से कब तक? 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलाया गया 2021 में। प्राण वायु स्वस्थ जो है इसरो द्वारा विकसित 3 वेंटिलेटर है। क्या है? प्राण वायु और स्वस्थ जो है इसरो के द्वारा 3 वेंटिलेटर जो है ये विकसित किए गए थे। तो ये इनको नाम आप ध्यान रख सकते हैं, प्राण वायु और स्वस्थ। वंदे भारत जो मिशन है ये 7 से 13 मई 2020 को विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का मिशन था। क्या था भाई? वंदे भारत मिशन था। 7 से 13 मई 2020 तक जो भी अपने यहाँ के लोग विदेशों में फंसे हुए थे भारतीय, उनको निकालने के लिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन जो है स्टार्ट किया था।
ठीक है, वंदे भारत मिशन हो गया। अब अपने आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु? और इसमें भी 2 है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 है 2 है। तो ये है अपने पास भाई 1 वाला। तो 1 में क्या हुआ, भारतीय नौसेना जो है अपनी इंडियन नेवी, उन्होंने विदेशों में जो भी फंसे अपने भारतीय थे इनको निकालने के लिए मई 2020 में ये अभियान चलाया था। समुद्र सेतु सेकंड जो है ये भी नेवी के द्वारा ही चलाया गया, ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को लाने के लिए। तो पहले वाले में तो क्या कर रहा था भाई, जो है भारतीय इंडियंस है उनको लाना है, इंसानों को लाना है। दूसरे वाले में क्या करना है कि कोविड-19 की जो सेकंड फेज आ गया था 2021 में, तो इससे लड़ने के लिए अपने पास में यहाँ पे कोई वो नहीं थी, क्या वैक्सीन, सॉरी हाँ वैक्सीन भी इतनी नहीं थी और ऑक्सीजन वगैरह भी कम पड़ रही थी। तो इसका मुकाबला करने के लिए ये चलाया गया था और इसमें जो है भाई ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनर अपने यहाँ पे ला रहे थे, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ राहत सामग्री थी वो लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड स्टार्ट किया गया। सेकंड के पहले फर्स्ट देखा। फर्स्ट में भारत में जो नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे लेकिन विदेशों में रह रहे थे समुद्र के तट के आसपास में, तो उनको वापस लेके आए, ठीक है, 2020 में। और उससे पहले वंदे भारत देखा। तो वंदे भारत में क्या देखा, तो इसमें कोरोना संक्रमण से जो थे परेशान उनको वापस ला रहे थे अपन, ठीक है, विदेशों में फंसे हुए मई जून तक। अब है ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते में जो है इसमें भी भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। अब आता है पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा 27 मार्च 2020 को आयकर एक्ट 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स फ्री, क्या है पीएम केयर फंड जो है ये क्या है भाई, तो पीएम केयर फंड जो है ये 27 मार्च 2020 को आयकर एक्ट 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स फ्री है। अब आ जाओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे। किस पे आ जाओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे आ जाओ। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है भाई 26 मार्च 2020 को ये शुरू की गई है। 1.70 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा कर दी है। और इस योजना में जो है 80 करोड़ भारतीयों को, क्या 80 करोड़ भारतीयों को शुरुआत में 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम गेहूँ या चावल मिलेंगे और 1 किलोग्राम जो है दाल मिलेगी। किसमें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ये स्टार्ट क्यों की थी, कि भाई कोरोना चल रहा था अपने 19-20 में। तो इस टाइम पे क्या है, सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपन को राहत देने के लिए क्या किया, ये योजना स्टार्ट कर दी 26 मार्च 2020 को। और इसमें लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए की लागत से पैकेज की घोषणा की। और इसमें जो है शुरुआत के 3 महीने में 80 करोड़ जो भारतीय है इनको 5 किलोग्राम तो गेहूँ देंगे या चावल देंगे, उसके अलावा जो 1 किलो है दाल देंगे, इसका ऐलान किया था। बाद में जो है इस योजना को समय समय पर आगे बढ़ाया गया। कोविड-19 में लगे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनके लिए 50 लाख रुपए का जो है बीमा, ये भी इसमें घोषित किया गया। अब आती है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। क्या आती है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ये योजना की घोषणा भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 मई 2021 को की। कब, 29 मई 2021 को घोषणा की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जो बालक बालिकाएं हैं इनको, जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के अपने कोरोना के कारण क्या कर दिए भाई, अपने माता पिता दोनों को खो दिया, उनको प्रति माह मासिक भत्ता देगी सरकार। और 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी प्रदान करेगी। क्या करेगी, मासिक भत्ता तो देगी ही। और जो 23 साल की उम्र पूरी हो जाएगी बच्चे की, तो पीएम केयर फंड से क्या करेगी, क्या है भाई सरकार, जो पीएम केयर फंड है उससे क्या करेगी, बच्चे को ये 10 लाख रुपए जो है ये प्रदान करेगी एक मुश्त, ठीक है, एक बार में ये प्रदान कर देगी। और 18 वर्ष की उम्र के बाद उसको जो है मासिक भत्ता स्टाइपेंड जो है ये मिलता रहेगा, ठीक है। 29 मई 2021 को शुरू की थी कौन सी योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, ठीक है। पीपीई किट, ये क्या है भाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसकी फुल फॉर्म। क्वारंटाइन, पता ही है, दूसरे इलाकों से जो भी कोई आता है उसको क्या है भाई 14 दिन के लिए अलग रख देते थे, उसको अपन क्वारंटाइन करना बोल रहे थे। अब महामारी और उसका प्रबंधन है अपने राजस्थान में, तो थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। तो देखो, पूरी वयस्क आबादी का पूर्णतः टीकाकरण करने वाला पहला देश, तो ये अपन ने पहले देख ही लिया, जिब्राल्टर है। भारत में सबसे पहले मंजूरी मिलने वाली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ठीक है। कोविशील्ड का निर्माण वही वापस आ गया ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने किया। अपने यहाँ पे हेल्प किसने की, पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट है इन्होंने इनकी हेल्प की है। सॉरी, वो पेज पूरा ही रिपीट हो गया था तो उसको अब हम स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे आ गए हैं। तो 2 मार्च 2020 को जो है भाई राजस्थान में जयपुर में अपनी राजधानी में क्या किया है, कोरोना का पहला मामला सामने आया था। भाई राजधानी में आ गया 2 मार्च 2020 को पहला मामला सामने कोरोना का राजधानी में। ठीक, राजस्थान लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसकी शुरुआत 22 मार्च को कर दी थी। ठीक है, 22 मार्च 2020 को ये लॉकडाउन लगा दिया था मोदी जी ने। 27 मार्च 2020 को राजस्थान में कोरोना से पहली मृत्यु हुई। राजस्थान में पूछे पहली मृत्यु तो कोरोना से भीलवाड़ा में। इंडिया में पूछे तो इंडिया में कहाँ पे हुई थी भाई सबसे पहले मृत्यु, बताइए जल्दी से। तो ये सबसे पहले मृत्यु हुई थी भाई कर्नाटक में। कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक में हुई थी और ये 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, 12 मार्च को कर्नाटक में मृत्यु हो गई। राजस्थान में हो गई भाई भीलवाड़ा में 27 मार्च को। भीलवाड़ा मॉडल क्या है, तो भीलवाड़ा में जो है राज्य सरकार अपनी स्टेट गवर्नमेंट की ने क्या किया, कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास की, देश में प्रशंसा हुई और इसको भीलवाड़ा मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है, राजकोप पोर्टल क्या है, तो राजकोप पोर्टल जो है ये राजस्थान ने लॉकडाउन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो परमिशन लेने के लिए इसको शुरू किया था। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे तो बहुत सारे जगह क्या है नाके लगा दिए गए थे, वहाँ पे चेकिंग वगैरह आपकी हो रही थी। तो उसमें क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर जा रहे हैं तो परमिशन लेके जाना होगा, इसके लिए ये राजकोप पोर्टल जो है शुरू किया गया था। ठीक है, मास्क की अनिवार्यता पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य भी अपने राजस्थान था। मास्क नहीं लगाएंगे तो इतने का जुर्माना है, ये है वो है, तो ये भी अपने राजस्थान वालों ने ही सबसे पहले किया था। प्लाज्मा बैंक जो है ये जयपुर में, ठीक है, 24 जुलाई 2020 को, और कोटा में जो है भाई 1 अगस्त 2020 को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। तो 2 जगह पे हो गए, एक तो राजधानी में हो गया, ठीक है, और 24 जुलाई को हो गया, और दूसरा हो गया कोटा में 1 अगस्त 2020 को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। बीकानेर डोर टू डोर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है। क्या है भाई, डोर टू डोर जो कोविड-19 के टीके लगाए हैं वो किसने लगाए हैं भाई, बीकानेर ने लगाए हैं। तो सबसे पहला ये शहर बन गया। साथ ही बीकानेर में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र भी बनाए गए। क्या किया गया भाई, ऑक्सीजन की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ऑक्सीजन मित्र भी यहाँ पे बनाए गए थे बीकानेर में, और डोर टू डोर ये टीकाकरण भी कर रहे थे बीकानेर वाले। और इस हेतु जो जिला कलेक्टर है इनके द्वारा जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चे, विधवा और महिलाओं के लिए चिन्हीकरण भी करवाया जाएगा। ज्ञान दूत कार्यक्रम क्या है, ज्ञान दूत कार्यक्रम कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके कारण जो बंद पड़े कॉलेज थे उसमें जो ग्रीष्मकालीन अवकाश थी, इसके दौरान जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, इनको क्या है 9 जून 2021 से ऑनलाइन क्लासेज हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्माइल कार्यक्रम अप्रैल 2020 में जो है राजस्थान स्कूल एजुकेशन है उसके द्वारा लॉकडाउन में विद्यार्थियों को घर पे रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए शुरू किया गया था। और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर इसमें नियमित रूप से वीडियो और होमवर्क दिए जा रहे थे। और ई कक्षा नामक से यूट्यूब चैनल भी एक बनाया गया था। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। स्माइल का पूरा नाम पता ही होगा, अपने मैनेजमेंट में आराम से पढ़ ही लिया होगा। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। नवंबर 2020 में स्माइल 2.0 शुरू हुआ, फिर स्माइल 3.0 भी है। आओ घर में सीखे के तहत ये शुरू हुआ था स्माइल 2.0 नवंबर 2020 में। ठीक है, पहला वाला अप्रैल में हो गया, दूसरा नवंबर, और ये तीसरा वाला आ गया 21 जून 2021 को स्माइल 3.0। इसमें है आओ घर से सीखे 2.0 की शुरुआत से हुई थी। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही रहे थे, अध्ययन सामग्री भेज रहे थे और जो है अपनी चेकिंग भी कर रहे थे। ठीक है, और दूरदर्शन पे क्या कर रहे थे, दूरदर्शन पे भाई शिक्षा दर्शन, और रेडियो पे शिक्षा वाणी जो है ये प्रोग्राम भी चल रहे थे। तो शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी आपके डिटेल में किस में है, मैनेजमेंट में भी है, आपने आराम से वहाँ पे पढ़ ही लिया होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग। ठीक है, किसका, महामारी और प्रबंधन का। और ये भी किया था अपन ने भाई आरोग्य सेतु ऐप भी तो बनाया था, कोविड ग्रस्त जो लोग थे उनको ट्रैक करने के लिए 2 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। ठीक है, और कोविन ऐप भी बनाया था, और कोविन जो है वेबसाइट भी बनाई थी। किस लिए, जो कोविड टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन कराना था और सर्टिफिकेट आपको लेना था उसके लिए ये कोविन ऐप बनाया गया था। और आरोग्य सेतु ऐप जो है ये जो है अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया था कि भाई कितने लोग सही है गलत है यहाँ पे, उसके लिए कोविड-19 से रिलेटेड। तो आरोग्य सेतु की बात कर ली अपन ने ये। ठीक है, और सारी बातें जो है अपन ने यहाँ पे कंप्लीट लगभग कर ही ली हैं। कोई थोड़ी बहुत अगर जानकारी कहीं से बची हो
तो आप अपने स्तर पे देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, मैंने अपने एंड से पूरा कराने की कोशिश की है और आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स को जो है थोड़ा सा टारगेट रख के यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसका नाम लेने की मुझे कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, आप सब समझदार हैं, आपको तो अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए कहीं से भी हो। ठीक है, तो ये अपना महामारी प्रबंधन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आपकी एक क्लास और जो आपको मिलेगी आज ही कौशल विकास कार्यक्रम की। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम की मिलेगी और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई 25 तारीख तक जो है 25 मई तक अपना करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये जो पूरा कंप्लीट करवा दिया। आपको 1-2 टॉपिक नहीं करवाए हैं तो वो क्या है, थोड़े बड़े भी हैं, मैं कितना ही करा लूँ फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो एक तो खेल वाला है, एक है भाई चर्चित स्थान वाला, घर की क्या है, चर्चित स्थान वाला, खेल वाला टॉपिक है। तो लगभग ये दोनों टॉपिक ही मैंने स्किप किए होंगे और बाकी का कुछ रह गया होगा, जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव है, डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। बजट आपको करा ही दिया है। फ्लैगशिप योजना, हाँ फ्लैगशिप योजना मैं ज़रूर कराऊंगी क्योंकि योजना आपके किस में है, सिलेबस में है। ठीक है, तो जो नाम से थी वो तो अपन ने देख ही ली। और हाँ, एक टॉपिक और मैंने यहाँ पे स्किप किया है, कौन सा, भारत में और जो राजस्थान में पूरा करंट अफेयर्स है, तो इसको भी कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि अपने भाई पूरा करंट अफेयर इसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा महीने वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर कुछ दूसरे सब्जेक्ट में जो लिमिटेड मैटर है वो पढ़ना, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। मैं कितना भी करा दूँ आपको कम ही लगेगा, तो आप अपने स्तर से इसको तैयार कर ही रहे होंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पे आपके भाई कितने 2 या 3 नंबर का मैटर मैंने यहाँ पे स्किप किया होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ही पूछेगा, जो मैंने कराया है उसमें से भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी जो प्लेलिस्ट है पसंद आए, और आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो है हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखें और उनका भी थोड़ा सा बनाए रखें कि हाँ हमने थोड़ी सी ठीक ठाक जगह से जो भाई क्या कर लिया है, करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। फोर्स देखो आपको मैं कर नहीं सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपसे आराम से ही कहा है। ठीक है, जब भी कहा है अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप शेयर करें, ज़बरदस्ती है नहीं। देखो आपको लगे कि कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो आप एक लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, बाकी बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, अच्छी तरह से करवा रहे हैं। तो 25 तक का बोला था, 25 तक ये पूरा करवा दिया है। अब फ्लैगशिप योजना करवा दूंगी एक दिन और अब मैंने जो बताया था आपको भाई मनोविज्ञान आपका चल रहा है, 4 क्लासेज और लगेंगी। तो अब मंडे से जो है आपकी मनोविज्ञान की क्लासेज आ जाएंगी और मंडे से क्लासेज आएंगी, मतलब 4 दिन लगेंगे। तो 4 दिन में ये मनोविज्ञान कंप्लीट, और 30 तारीख की आपकी जो सरप्राइज़ क्लास थी उसका आप आराम से बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, आपको कुछ शानदार ही मिलेगा। अब कौन सी सब्जेक्ट होगी क्या नहीं होगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाए रखिए, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको मंथ एंड में आराम से पता चल जाएगा। और आप जब क्लास देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ कंटेंट दिया है और हाँ इसकी ज़रूरत हमें थी। ठीक है, फालतू का कंटेंट मैं दूंगी भी नहीं आपको क्योंकि बहुत है यूट्यूब पे, जो चीज़ें यूट्यूब पे है ऑलरेडी तो आप वहाँ से कवर कर ही रहे हैं, मैं कहूँ या नहीं कहूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं हैं जो आपको होनी चाहिए उपलब्ध वही मैं उपलब्ध करवाऊँगी, जो ऑलरेडी है वैसा कुछ भी मैं आपके लिए नहीं करने वाली हूँ। और आपकी नहीं जो भी क्लासेज है उसमें आपको दिखता ही होगा कि अपना कंटेंट जो है थोड़ा सा सबसे थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता ही है, बाकी जो है आपको पता ही है। चलिए तो आपकी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, दूसरी क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी, किसकी, कौशल विकास कार्यक्रम की। ठीक है, एक ही वीडियो में कवर करने का था पहले प्लान, लेकिन जो है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और एक साथ इतना रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम हमें भी चाहिए, तो आराम से उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको शाम तक क्लास दे देंगे। ठीक है, तो आज का 25 मई तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 18-19 क्लासेज अपनी हुई है उसमें हो जाएगा, और एक क्लास और फ्लैगशिप के आप जोड़ ले तो लगभग 20 क्लासेज में अपना पूरा समेट दिया है जो भी है आराम से। बाकी आपके पास जो भी मैटर है उससे पढ़ते रहिए, और अन्य सब्जेक्ट जो है भाई उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, 1 महीना भी नहीं बचा है अब। ठीक है, 25 तारीख हो गई है तो 23 तारीख से तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएगा, तो अब फटाफट से बस लग जाइए ज़ोर शोर से, और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।